बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डीएनए एनवेलप्ड वायरसेस में वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो वेरिसेला ज़ोस्टर जो वायरस है वो कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा होता है? ये कॉज कर रहा होता है वेरिसेला, जिसे हम कॉमनली चिकन पॉक्स कहते हैं इन चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों में ये चिकन पॉक्स जो कि वेरिसेला कहलाता है वो कॉज कर रहा होता है। दूसरा, ये एडल्ट्स में मोस्टली ये करवा रहा होता है ज़ोस्टर, जिसे हम शिंगल्स भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये एक ही वायरस है जो कि दो डिजीज़ करवा रहा होता है, वेरिसेला ज़ोस्टर। और ये डिजीज़ आपस में कैसे रिलेटेड है कि जो फर्स्ट एक्सपोजर यानी ये ट्रांसमिशन के बाद जो मोस्टली बच्चों में ही पहला एक्सपोजर इसका हो जाता है इस वायरस का, तो ये चिकन पॉक्स करवा रहा होता है। लेकिन अगर इस वायरस का पहला एक्सपोजर चाइल्डहुड में नहीं हुआ और किसी को एडल्ट स्टेज में आके हो रहा है, तब भी वो सबसे पहले फर्स्ट एक्सपोजर पे ये चिकन पॉक्स करवाता है। और फिर जो है ये एक अपना लेटेंट स्टेज हमारे सेंसरी गैंग्लिया में छोड़ जाता है। फिर ये वायरस उस लेटेंट स्टेज से रीएक्टिवेट होकर जो डिजीज़ करवाएगा, दैट इज़ ज़ोस्टर, जो कि मोस्टली यूजुअली एडल्ट्स में देखा गया है। आगे हम पैथोजेनेसिस में भी इसको और डिस्कस कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी हैं। एक तो ये वायरस डबल स्ट्रैंडेड होता है और इसका जीनोम डीएनए कंटेन कर रहा होता है और ये एनवेलप्ड होता है। एंड दिस इज इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड। इकोसाहेड्रल कुछ नहीं, ये एक शेप है इसका जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है वो इस शेप का होता है। एंड इसमें कोई वायरियन पॉलीमरेज नहीं होता और इसका बस एक ही सीरोटाइप होता है। सो जब इसकी ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं तो ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ज़ोस्टर इज़ नॉट ट्रांसमिटेड, बल्कि वो इसी वायरस के लेटेंट स्टेज के रीएक्टिवेशन होने की वजह से होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपके लिए। नाउ लेट्स क्विकली कम टू द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस को हम समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसका रेफरेंस जो है वो लेविंसन माइक्रोबायोलॉजी की बुक है। ठीक है, पैथोजेनेसिस में उसका जो नेचुरल होस्ट है इस वायरस का, दैट आर ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस आर द नेचुरल होस्ट। कहानी कहाँ से शुरू होती है कि सबसे पहले ये वायरस जो है, जो इसका इनिशियल साइट होता है वो होता है ओरोफेरिंक्स। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू ये आता है वायरस ओरोफेरिंक्स में। वहाँ से फिर वो ब्लड में एंटर कर जाता है और फिर उससे वो इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन में स्प्रेड हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको ये सब एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाऊंगी, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन इज़ द ओरोफेरिंक्स। देन ये एंटर करता है ब्लड में एंड देन ब्लड से ये स्प्रेड करता है टू इंटरनल ऑर्गन्स, लिवर एंड स्किन वगैरह अदर ऑर्गन्स में। और स्किन में स्प्रेड होने के बाद वेरिसेला का एक्यूट एपिसोड होता है। और आफ्टर द एक्यूट एपिसोड ऑफ वेरिसेला जो है, वायरस रिमेन्स लेटेंट इन द सेंसरी गैंग्लिया। जो सेंसरी गैंग्लिया होते हैं उसमें वायरस एक लेटेंट फॉर्म में रह जाता है और वो ईयर्स लेटर वो जो लेटेंट फॉर्म वायरस की रह गई है सेंसरी गैंग्लिया में, वो रीएक्टिवेट हो सकती है एंड देन फिर वो ज़ोस्टर करवा रही होती है। स्पेशली ये जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और ओल्ड एज के जो एडल्ट्स होते हैं उसमें ज़ोस्टर ज़्यादा देखा गया है। तो मैं यहाँ पे ये लिख भी देती हूँ। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मैंशनड वाली बात इंपॉर्टेंट है, आपको जहन में रखना होगी कि एक्यूट वेरिसेला का जो एपिसोड करवाने के बाद ये वायरस एक लेटेंट फॉर्म इख्तियार कर लेता है जो कि सेंसरी गैंग्लिया में होती है और फिर उसकी रीएक्टिवेशन से ज़ोस्टर होता है। अब हम आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे, क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम और एमसीक्यूज़ और वाइवा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं साथ साथ बीच में आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 21 डेज़। ठीक है, ये वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है। एंड उसके बाद क्या होता है, ब्रीफली फीवर और मेलेस की सिम्टम्स अपेयर होते हैं। मेलेस का मतलब क्या होता है? मेलेस का मतलब है रेस्टलेसनेस, इलनेस, यानी नॉट वेल, पेशेंट को थोड़ा ना मतलब बीमार सा फील हो रहा होता है। एंड देन जो है पेप्यूलो वेजिक्यूलर रैश अपेयर्स। इसके लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो भी बता दूंगी कि लीजन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो पेप्यूलो वेजिक्यूलर रैश, इसमें पैप्यूल क्या होती है? पैप्यूल होती है एक सॉलिड एलिवेटेड लीजन होती है जो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है और वो पैल्पेबल होती है। ठीक है, थोड़ी रेज्ड होती है, एलिवेटेड होती है।
सो दैट इज़ पैप्यूल। और वेजिकुलर क्या होता है कि पैप्यूल ही होता है वेजिकल, लेकिन उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, यानी वेजिकुलर जो लीजन्स होती हैं वो भी 1 सेंटीमीटर से कम होती हैं साइज़ में और एलिवेटेड होती हैं और उनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वेजिकुलर। सो उस तरह की लीजन्स रैश के तौर पे अपेयर होती हैं, और वो जो अपेयर हो रही होती हैं वो क्रॉप्स की फॉर्म में, ठीक है, बहुत सारी एक साथ ग्रुप की फॉर्म में अपेयर होती हैं। तो सबसे पहले वो ट्रंक पे अपेयर होती हैं और फिर स्प्रेड करती हैं हेड पे एंड एक्सट्रीमिटीज़ पे, यानी सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में बॉडी के ट्रंक पे उन्होंने अपेयर होना शुरू किया, फिर वो हेड की तरफ एंड जो भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनकी तरफ स्प्रेड होना शुरू होती है। सो ये एक करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है इस वेरिसेला जोस्टर वायरस की। सो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये MCQs, वाइवा और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमने ये तो बात कर ली कि इसके रैश जो है वो पैप्यूलो वेजिकुलर होते हैं, यानी सबसे पहले वो पैप्यूल की फॉर्म लेते हैं, और पैप्यूलर यानी 1 सेंटीमीटर से कम होते हैं, एलिवेटेड रेज्ड होते हैं। देन वेजिकुलर जो कि फ्लूइड फिल्ड होते हैं, एंड देन फिर वो पस्ट्यूल्स क्या होते हैं, वो वेजिकल्स ही होते हैं, लेकिन उसमें जो फ्लूइड होता है दैट इज़ एक्चुअली पस, ठीक है। फिर उसमें पस फिल होता है, एंड देन फिर वो लीजन्स जो है वो क्रस की फॉर्म इख्तियार कर रही होती है। क्रस क्या होते हैं, जो ड्राइड ब्लड की वजह से नहीं हो जाते, जिसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में खुरंट कहते हैं। सो जो लीजन है वो इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स ले रही होती है, और इसमें जो है इचिंग जो है बहुत प्रोमिनेंट होती है, जिसे हम प्रूराइटिस भी कहते हैं। रैश की जो लीजन्स हैं वो वेजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, उस टाइम पर जो है मेनली सिम्टम्स अपेयर होते हैं, और बच्चों में ये माइल्ड होता है, लेकिन एडल्ट्स में अगर होता है तो थोड़ा सीवियर लेवल का होता है। मेजर्स की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, जो कि रेयरली होती हैं, उसमें होता है वेरिसेला निमोनिया भी हो सकता है, एंड इंसेफेलाइटिस, जो कि ज़्यादातर बड़ों में ही देखा गया है। सो इसमें एक और चीज़ है दैट इज़ रेस सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी कर लीजिएगा। रेस सिंड्रोम क्या होता है, तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंसेफेलोपैथी एंड लिवर डीजेनरेशन, और ये वेरिसेला जोस्टर वायरस और एक और होता है इन्फ्लुएंजा बी वायरस, उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और स्पेशली उन बच्चों में देखा गया है जिनको एस्पिरिन दी गई, ठीक है। सो इसकी पैथोजेनेसिस वगैरह इतनी कोई क्लियर नहीं है, बट ये भी एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हो सकता है। दिस वॉज अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ वेरिसेला। अब हम ज़रा जोस्टर के क्लिनिकल फीचर को देख लेते हैं। ये सीवियर लेवल की होती है। यूजुअली इसमें जो है पेनफुल वेजिकल्स अपेयर होते हैं, जो कि सेंसरी नर्व के कोर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, यूजुअली हेड के और ट्रंक के, ठीक है। सो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। और इसके अलावा इसमें जो है पेन बहुत हो रहा होता है, इसमें जो है नर्व पेन हो रहा होता है, बहुत हफ्तों तक वो पेन लास्ट कर सकता है। और पोस्ट जोस्टर न्यूरल्जिया, ठीक है, जिसे हम पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया भी कहते हैं, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होगा तो बहुत ज़्यादा उनको वीक कर देगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसके अलावा इसमें कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन सच एस नमूनिया वगैरह हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट द जोस्टर एंड वेरिसेला क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ओके, सो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में जब इसका सेल कल्चर होता है तो ये साइटोपैथिक चेंजेस कॉज कर रहा होता है, ठीक है, साइटोपैथिक इफेक्ट्स कॉज कर रहा होता है सेल कल्चर में, और ये फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उससे ये आइडेंटिफाई होता है। और जब इसके वेजिकल्स होते हैं उसकी बेस से जो स्मेल लिया जाता है तो उसमें हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स नज़र आते हैं, और इसकी जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनमें बाकायदा इंक्लूजन्स देखी जाती हैं। एक और बात यह है कि जो कन्वेलसेंट फेज़ होता है, यानी जो रिकवरी हो रही होती है, उस फेज़ में जब हम इसका एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं, 4-फोल्ड या ग्रेटर एंटीबॉडी टाइटर जो है वो बढ़ा हुआ होता है, और ये जो है डायग्नोस्टिक होता है। सो दीज आर ऑल द लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स विच आर डायग्नोस्टिक टू वेरिसेला जोस्टर वायरस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रीटमेंट। सो जब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो कोई एंटीवायरल उनको नहीं दी जाती, चाहे वो वेरिसेला का पेशेंट हो या जोस्टर का पेशेंट हो। इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है तो उसको कोई एंटीवायरल नहीं देते। हाँ, अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसे एसाइक्लोविर देते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन है उसकी डिसेमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सके। जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ वो मेजॉरिटी सारी बातें मैं आपके लिए लिख भी रही हूँ यहाँ पर साथ साथ, ताकि अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप इसको देख सकें। अब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। सो प्रिवेंशन में इस वायरस की जो वैक्सीन है वो कंटेन करी होती है लाइव एटीन्यूएटेड वायरस, ठीक है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर पेशेंट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है और वो इम्यूनाइज नहीं है, ठीक है,
तो उसे हम वेरिसेला जोस्टर इम्यून ग्लोबुलेंस देंगे और साथ में एसाइक्लोविर भी देंगे, ताकि जो है वायरस की वजह से इन्फेक्शन की डिसेमिनेशन वगैरह ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। सो दीज आर द प्रिवेंशन। दिस वाज ऑल अबाउट द वेरिसेला जोस्टर वायरस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।